हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी लोगों का मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहा था कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर हम लोगों का केमिस्ट्री का है उसके पे हम लोग हर चैप्टर पे 100 या 100 प्लस के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे भी हम लोग 100 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 100 में किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे एक बार मैं वो डिस्कस कर लूं पहले। ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो कि प्योरली एमसीक्यू ही हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको चूज करना होता है। बाकी के 50 क्वेश्चन जो होंगे उसमें एसर्शन रीजन, ठीक है, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, केस बेस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी डायग्राम दे देते हैं, कभी कोई एक्टिविटी ही दे दिया जाता है या कोई अ, अलग सा डायग्राम दे दिया जाता है और कहा जाता है इनमें पहचानो ये क्या है, ऐसे क्या है, ये सही है कि गलत है, 4 डायग्राम में कौन सा सही है। डायग्राम रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन फिर हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की। अगर आज, चूंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आज पहला पार्ट होगा और नेक्स्ट वाला दूसरा पार्ट होगा। आज हम लोग एक से शुरू करेंगे, जहां तक पहुंच जाएंगे 1.25 घंटे 1.5 घंटे में वहां तक रखेंगे। और फिर दूसरा पार्ट जो होगा उसमें बाकी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके, दूसरी बात सुनिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किया है, ये जो शुरू के 50 क्वेश्चन हैं जो कि प्योरली एमसीक्यू होंगे, उनको मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हो, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हो, कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। उनका लैंग्वेज क्या होता है ना, कभी कभी लैंग्वेज का हेर फेर होता है, तो वो मैंने हर टाइप के लैंग्वेज के सवाल रखे हैं, हर टॉपिक से सवाल रखे हैं। फिर जब हम लोग एसर्शन रीजन केस बेस स्टडी टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तो यहां पर भी हर एक टॉपिक से सवाल रखा गया है, हर एक टाइप का सवाल रखा गया है। केस बेस स्टडी जो कि 2-3 लाइन का पैराग्राफ दे देते हैं और उससे पूछते हैं, तो उसमें भी हर एक टाइप का सवाल रखने की कोशिश की गई है। तो यानी देखा जाए कि 2 लेक्चर अगर आप इसके देखते हैं एमसीक्यू के, आज का लेक्चर और अगला वाला लेक्चर, तो आपका चैप्टर भी 2 बार रिवाइज हो जाएगा। वैसे अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया है अभी तक, अगर आपको चैप्टर पर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साइंस रिवीजन के नाम से, आप लोग उसको ओपन कीजिएगा। उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को 2 घंटे में पूरा प्रॉपर रिवाइज कराया है, ए टू जेड, ऑल कंसेप्ट, सारी एक्टिविटी, पूरा नोट्स के साथ। और उसके अलावा उसमें एक्टिविटी भी है, नोट्स भी है और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। मेनली एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो 2 घंटे में ही वो सब कुछ किया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। एक बेसिक केमिस्ट्री भी है, चाहे अगर आपको केमिस्ट्री में पकड़ आपकी अगर कमजोर हो, तो आप बेसिक केमिस्ट्री पहले देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में आपको थोड़ा आनंद आने लगेगा, मजा आएगा, वो बेसिक बातें हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के 100 क्वेश्चंस। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा जब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आए। जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन आया सामने, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा तो अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उससे मिलती जुलती अगर कोई बातें होंगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि एक प्रकार से आपका रिवीजन भी होता चले। ठीक है ना? ताकि हम लोग करें 50 क्वेश्चन आज, लेकिन वो वास्तविकता में 100 से ज्यादा हो जाए। देखिए अभी समझ में आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान श्री गणेश जी की जय हो। चलिए, ब्रिंगिंग ऑफ मैग्नीशियम
सॉरी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर? सभी लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, इसकी रिएक्शन जब हम लोग O2 से कराते हैं, क्योंकि किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे और इसको जलाएंगे, इसको बर्न करेंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सॉलिड के फॉर्म में बनता है, जो कि एक पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाइट। ठीक, इसमें और क्या पूछा जा सकता था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख रहे हैं आप, एक ये और एक ये दो मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या इसमें? और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? रिडॉक्स भी है। क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीशियम पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। कैसे? दो तरीके से समझ सकते हैं ऑक्सीजन का रिडक्शन। एक कि पहले दो ऑक्सीजन था, पहले क्या था? दो ऑक्सीजन था, लेकिन अब प्रोडक्ट में देखिए एक ऑक्सीजन है, मतलब इसने एक ऑक्सीजन का लॉस किया, यानी कि रिडक्शन हुआ। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जब O था तो कोई चार्ज नहीं था, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर थे। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ऑक्साइड जो होता है वो 2- होता है। ऑक्साइड जो होता है 2- होता है। तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर थे। लेकिन अब ऑक्सीजन को दो निगेटिव चार्ज मिल गया, यानी कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना इज द रिडक्शन। ठीक है ना? अगर आप इलेक्ट्रॉन मेथड से और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो रिवीजन वाला जरूर देखिएगा, मैंने उसमें डिस्कस किया है 2-3 सवाल, यहां भी समझ में आ ही गया होगा। तो आपने देखा एक सवाल था, लेकिन मैंने इससे 3-4 सवाल और बना दिए। तो मेरा मकसद यही है कि आपको हर एक टॉपिक मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, हर एक टाइप का क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं। ओके, आगे चलिए। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? देखो, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जब इसको हम लोग रखे रहते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ जाता है। CO2 प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे क्या होता है ना कि ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसके ऊपर लेयर आ जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को साफ करते हैं, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को साफ कर लो, और साफ करने के बाद उसको जलाने लेकर जाएंगे, तब हमें प्योर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वरना अगर इसको साफ नहीं करोगे तो इसमें कार्बोनेट वाला पार्ट भी है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और जलने पर हो सकता है कुछ और बन जाए, प्रोडक्ट आना चाहिए कुछ और, आने लगेगा कुछ और। तो इसीलिए हमें क्लीन करना चाहिए। और क्लीन करने के लिए क्या क्लीन करते हैं? कौन से लेयर को हटाते हैं मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से? तो टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर? आगे चलिए। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इनमें चारों में से कोई एक है जो केमिकल रिएक्शन के समय नहीं होता है। पहला पार्ट देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ये तो होता है। देखो, जैसे H2 और O2 मिलके H2O बनता है, तो होता क्या है? H और H के बॉन्ड टूटते हैं, O और O के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, और एक नया बॉन्ड बनता है OH, ये H2O का, ये H2O का नया बॉन्ड बनता है। तो यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी होता है। H2 जो था ये गैस के फॉर्म में था, O2 भी गैस के फॉर्म में था, लेकिन H2O लिक्विड के फॉर्म में आ गया। ये सब गैस थे, इनकी प्रॉपर्टी अलग थी, लेकिन अब H2O के फॉर्मेशन के बाद इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ये अलग तरीके के हैं। तो यानी कि
प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तीसरा पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ना ना ना, ये नहीं होता। ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में कुछ और एटम होता है और प्रोडक्ट साइड में कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं होता। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, जैसे चौथा ऑप्शन इसने लिखा है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, रिएक्टेंट साइड किसी और के साथ होते हैं, प्रोडक्ट साइड किसी और के साथ चले जाते हैं। जैसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं ना कि एक दूसरे के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और सभी में होते हैं ये। तो यानी कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, लेकिन नया एलिमेंट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट में हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और प्रोडक्ट में कार्बन आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कौन किस में नहीं होगा? डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में खाने का डाइजेशन, जो हमारे बॉडी में खाना होता है उसका डाइजेशन होता है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया ये बात कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे बॉडी में CO2 प्रोड्यूस करता है, H2O प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि ये तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, अरे जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर प्रोसेस होता है और बाहर हम लोग CO2 छोड़ देते हैं, तो नया प्रोडक्ट बन गया ना। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब कैंडल वैक्स को तुम बर्न करोगे, कैंडल वैक्स है उसको तुम बर्न करोगे, तो जलाने के बाद जाहिर सी बात है कि नया प्रोडक्ट बन जाएगा, O2 के साथ रिएक्शन होगी और उसके बाद वो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, हाँ, अगर कैंडल वैक्स को हम मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, तो वो अभी भी है तो वैक्सिंग। अगर उसको हम पिघला देंगे तो पिघलने के बाद भी वो वैक्सिंग तो रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं, नया प्रोडक्ट बना नहीं। तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 का डी। ओके, चलिए, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विथ इट, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ। हाँ, ये अच्छा है। कह रहा है कि आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है और आपको येलो प्रेसिपिटेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट, अगर येलो कलर का पीपीटी आपको चाहिए तो आप इनमें से किसके साथ उसका रिएक्शन करेंगे कि आपको येलो कलर का पीपीटी मिले। देखिए यहां पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो पहले आपको लिखने आना चाहिए, और अगर ये सब लिखने नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट की बेसिक केमिस्ट्री देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है रिवीजन सीरीज के नाम से, उसमें जाइए और जाकर बेसिक केमिस्ट्री देखिए। केटायन एनायन फॉर्मूला बनाना, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया है 1 घंटे में। तो ये है आपका लीड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, प्लस इसको किसके साथ हम रिएक्शन करें कि हमें यहां पे जो प्रोडक्ट मिले वो येलो कलर का पीपीटी मिले। ठीक है ना। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटी में ये बात लिखी भी गई है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है, PbI2, लीड आयोडाइड। ये होता है आपका येलो कलर का पीपीटी। याद रखिएगा ये बात कि PbI2 जो होता है येलो कलर का पीपीटी होता है, और ये इसका नाइट्रेट और इसका पोटेशियम मिलके एक अलग प्रोडक्ट यहां बना लेंगे। ठीक है ना। तो हमें अगर येलो कलर का पीपीटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लीड नाइट्रेट के साथ कराना होगा। तो पोटेशियम आयोडाइड इज द डी पार्ट। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए इसके केटायन एनायन आपस में एक्सचेंज हो गए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें एक और सवाल आ गया, एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए एनसीईआरटी में ये बहुत ही सावधानी से एक जगह लिखा गया है, आप जब किताब को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है
इसका रिएक्शन नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए मैंने एक सवाल रखा था और इसके अगला वाला भी सवाल इसी टाइप का है। कह रहा है कि कौन सा एसिड है जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है उसको डीकलराइज कर देता है, यानी कि पर्पल कलर को खत्म कर देता है। ये अगर आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कौन से एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं कि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो कलरलेस हो जाए, वो क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए, डीकलराइज कर दे, मतलब कलर को खत्म कर दे। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ सिट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, सिट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा कलरलेस हो जाता है। आगे चलते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है। द केमिकल रिएक्शन between two substances is categorized by a change in color from orange to green। तो वो दो सब्सटेंस क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दो सब्सटेंस है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, तो इसको चाहे तो कहीं नोट करके लिख लीजिएगा जरूर। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। डाइक्रोमेट वाला ऑरेंज कलर का होता है और ये जो पर मैग्नेट वाला होता है ये पर्पल कलर का होता है। ये दोनों कलर ध्यान रखिएगा। और इसकी रिएक्शन जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना वो प्रोडक्ट आपका ग्रीन कलर का बनता है। ओके, इसकी रिएक्शन बहुत लंबी है, पीछे वाले की भी रिएक्शन लंबी है, इसलिए मैं सिर्फ नाम से ही काम चला रहा हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये 6 और 7 सवाल जो है ये दोनों सवाल आप लोग अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिएगा। अब आगे चलिए, यहां से सारी चीजें अब एनसीईआरटी की ही प्योर है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैटेगराइज्ड बाय, जैसे हम लोगों ने 4-5 प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, कैरेक्टर पढ़े थे ना हर इक्वेशन के, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि उस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो क्विक लाइम या लाइम, सभी लोग जानते हैं क्विक लाइम या लाइम जिसको चूना कहा जाता है। इसकी रिएक्शन जब H2O के साथ होती है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, और सिलेक्ट लाइम इसका नाम होता है, ठीक ना। लाइम वाटर भी इसको बोला जाता है, पानी के साथ अच्छे से घोल दो तो इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो ये सारी बातें हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही है। क्या किसी गैस का फॉर्मेशन होता है? नहीं। क्या पीपीटी बनता है? नहीं, पीपीटी नहीं बनता, सॉल्यूशन बनता है व्हाइट कलर का। क्या टेम्परेचर में चेंजमेंट होता है? हाँ, जब हम लोग चूने को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो यानी कि टेम्परेचर में चेंजमेंट होता है, कलर में कोई चेंजमेंट नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट, 8 का हो जाएगा सी। और यह बात ध्यान रखिएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये बात हम लोग जानते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इंडोथर्मिक होगा। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि इंडोथर्मिक है? ओके, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के रिएक्शन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आपका इंडोथर्मिक होता है। देखिए ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, और इसकी रिएक्शन करके हम लोग NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये आपस में ऐसे ही रिएक्शन नहीं करते हैं। जब हम इसमें हीट देते हैं तब जाकर ये रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये इंडोथर्मिक हो गया। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, ये तो एक्सोथर्मिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, तो ये तो एक्सो हो गया। जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
तो ये भी आपका एक्जोथर्मिक हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा अगर आप लोगों को तो, कि जिंक HCl में से क्या करेगा, H को हटा के खुद जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट है, 9 का बी। ये सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये आपका एक्चुअल में सवाल जो है, ये है आपका बैलेंस का सवाल, बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग के सवाल 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये पहला तरीका है। अभी 2-3 और आगे आएंगे। तो ये पूछा गया है कि बैलेंस द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ PQRS। वास्तव में ये पूछ रहा है कि इसको बैलेंस करो और उसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे बताओ। कोफिशिएंट कहते हैं जैसे यहां पे नंबर क्या होगा, यहां पे नंबर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू। तो पहले इसको तो हम लोग एलिमेंट के और मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखें। तो ये हो गया सोडियम की रिएक्शन हमने H2O से कराया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ ही साथ हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन लिखा है तो सिर्फ H मत लिख देना, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। मैंने कितनी बार ये बात बोली है, अगर कहीं भी हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, यानी कि वो O2 H2 की बात कर रहा है। नाइट्रोजन लिखा है यानी कि N2 की बात कर रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में N अकेला नहीं होता, वो दूसरे N के साथ मिलके, O दूसरे O के साथ मिलके, H दूसरे OH के साथ मिलके H2N2O2 बना के ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो लिखता हाइड्रोजन एटम तब आप H लिखते, बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बैलेंस कीजिए जरा। तो बैलेंसिंग का नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करेंगे पहले। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। और एक मैंने बात बताई थी कि जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल टाइप का है, जैसे कि सल्फेट हो गया, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, नाइट्राइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं। तो ये रिएक्टेंट में भी ऐसे रहते हैं और प्रोडक्ट साइड भी ऐसे रहते हैं। तो इनको एक ही काउंट करो। SO4 देख लो कि इधर टोटल SO4 कितने हैं, इधर टोटल SO4 कितने हैं, इधर टोटल CO2 कितना है, कार्बोनेट आयन कितना है इधर CO3, और इधर की तरफ कितना है। तो कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब ये है, ये कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ये 2 माइनस और ये 3 माइनस। तो इसको अलग अलग मत कर लेना कि सल्फर को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना, ऐसी गलती मत करना। सल्फर ऑक्सीजन सल्फेट जो बना है, ये सल्फेट रिएक्टेंट में भी रहेगा, प्रोडक्ट में भी रहेगा। तो सल्फेट को एक ही काउंट करो। ये देख लो टोटल सल्फेट इधर कितना है और टोटल सल्फेट इधर कितना है। ओके, एक सवाल मैं करवा भी दूंगा, डोंट वरी। सोडियम H2O NaOH H2। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम को बैलेंस करेंगे, लेकिन सोडियम तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो H2 2 है, यानी कि, और इधर 2 1 3 है। अब क्या करें? तो अब क्या करो, पहले इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो टोटल। क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया? ताकि ये इवन नंबर हो जाए। देखो इधर 2 था, इधर 1 था, ये हमेशा 3 3 आएगा, 3 आएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 आ जाएगा। कहने का मतलब हमेशा ये ऑड नंबर आता जाएगा और इधर हमेशा इवन नंबर आता जाएगा। इसको 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले ये दोनों को इवन कर दिया हमने, इवन कर दिया। लेकिन इस इवन करने के चक्कर में सोडियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो सोडियम को 2 कर लो और ऑक्सीजन को भी 2 कर लो। तो ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन को 2 कर लिया। तो हाइड्रोजन अब 4 हो गए। तो हाइड्रोजन देख लो, इधर भी 2 और इधर भी 2, 4, बात खत्म। तो यानी कि P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 1। ये डी पार्ट आंसर। क्लियर? चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कोई एक है जो एक्सोथर्मिक है। अब देखिए, इसकी मैं सबकी इक्वेशन लिखता हूं। इन सबकी इक्वेशन लिखने से फायदा यह होगा कि आपको कुछ और टाइप के सवाल भी बनाने आ जाएंगे। देखिए,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं हम लोग? पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एनर्जी पास करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी ही पास करते हैं, एक प्रकार से एनर्जी हम दे रहे हैं। तो H2O को जब हम लोग एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा? ये H2 प्लस O2 में टूटेगा। तो यानी एनर्जी हम दे रहे हैं, यानी कि ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तब रिएक्शन हो रहा है, तो ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। लाइमस्टोन को क्विक लाइम में कन्वर्ट करो। लाइमस्टोन सभी लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको जब हम लोग हिट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, ठीक है ना, जिसको ये क्विक लाइम या लाइम बोला जाता है, और ये है आपका लाइमस्टोन। मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, चौक का भी यही फॉर्मूला होता है, CaCO3। तो यानी कि हमने CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हिट किया तब जाकर प्रोडक्ट बना, तो ये भी इंडोथर्मिक हो गया। तीसरा देखिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब सांस लेने वाली बात चल रही है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अब लेते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है, जिसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, और साथ में H2O बनता है और साथ में एनर्जी बनती है, यानी कि एनर्जी यानी कि हीट, यानी कि यहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? रेस्पायरेशन का थोड़ा सा उल्टा कह सकते हो कि ये है। कैसे? फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहली बात, ये प्लांट्स के द्वारा किया जाता है अपना खाना बनाने के लिए। कैसे होता है? जो प्लांट्स होते हैं, ये जो हम लोग CO2 ये छोड़ते हैं ना, यही CO2 ये लोग लेते हैं और क्या करते हैं? अपने जड़ से पानी लेते हैं, जमीन से, और उसके बाद इनको चाहिए सनलाइट, अरे सूरज से प्रकाश लेते हैं भैया, और उसके बाद ये लोग अपना खाना बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं, जिस ऑक्सीजन गैस को हम लोग ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की हो रही है जब एनर्जी इसको हम लोग दे रहे हैं, यानी कि सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तब रिएक्शन हो रहा है। इसीलिए पेड़ पौधे को अगर धूप में ना रखो, उसको अगर धूप ना मिले तो वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, तो यानी उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो यानी कि ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक कौन है इसमें से? सी पार्ट। मैंने सबको क्यों डिस्कस किया? क्योंकि किसी से भी पूछा जा सकता है, कोई भी रिएक्शन पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये रेस्पायरेशन और फोटो सिंथेसिस वाला पहले से जानते होंगे, ठीक है ना, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मैंने डिस्कस कर दिया, तो आई थिंक अब दिमाग में हो रहेगा आपके। और इन 4 जो इक्वेशन मैंने लिखे हैं, इससे 10 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सो है कि इंडो है, इसमें कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, रेस्पायरेशन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक ना, ये कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन एंड क्विक लाइन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या बनता है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं H2O जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ये 2 H2 के मॉलिक्यूल और एक O2 के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, मैंने एक बार डिस्कस कर दिया, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड to satisfy one of the following laws in chemical reaction. This law is known as, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ऑप्शन ना दिया जाए तो भी दिमाग में रहना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तभी तो रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर, यानी कि रिएक्टेंट में टोटल मास जितना होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा। अरे भैया जाहिर सी बात है, जितना तुम लगाओगे उतना ही तो पाओगे, क्यों? ये तो नेचर का रूल होता है, जितना तुम लगाओगे उतना पाओगे।
इसीलिए कहा जाता है अभी खूब लगाओ, अपना समय दो पढ़ाई में, तभी आगे चल के बहुत सारा पाओगे। और अभी नहीं ज्यादा अपना समय लगाओगे तो बाद में घंटा पाओगे। बात समझ गए ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेचर का रूल किसी चीज में भी फेल नहीं होता है, चाहे वो आपके जिंदगी का हो या वो आपके केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। द रूल ऑफ नेचर ऑलवेज वैलिड। ठीक ना? 13 नंबर, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। सभी लोगों को मालूम होगा, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का आ जाना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या हाइड्रोजन का निकल जाना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑक्सीडेशन होते हैं। और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकल जाना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन का आ जाना, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन का आ जाना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैंने रिवीजन में भी डिटेल में डिस्कस किया है और पढ़ाते समय भी डिटेल में डिस्कस किया है। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना क्या होता है? अभी मैंने बताया, हाइड्रोजन का निकल जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए, इससे कई तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, 6 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं ये 6 केसेस से लेकर। ठीक है ना? तो इसीलिए कंसेप्ट पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा मैं कहता हूं केमिस्ट्री में आप 4-5 बार रिवाइज कीजिए और 50-60 के आसपास सवाल सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रिवाइज बार बार करो, क्योंकि चीजें इसमें याद करने वाली ज्यादा हैं, आप भूल जाते हो बार बार। तो मैंने पूरा नोट्स करवा दिया है, सब नोट्स आपने लिख रखा है। जब सारा नोट्स आपके पास है तो उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जितना मैंने नोट्स कराया है ना, इनफ है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम है। यूट्यूब पे जितना मैंने करा रखा है शुरू से लास्ट तक वो इनफ है, उससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। शायद ही 1-2 सवाल इधर उधर से आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा। तो उसी को बार बार रिवाइज करो। और जो मैं 50 आज क्वेश्चन कराने वाला हूं, फिर 50 आगे 100 क्वेश्चन, इतना बहुत है यार, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है ना? टाइम मिले, तुम्हें लगे कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो मैं कहूंगा केमिस्ट्री के लिए एक बार फिर से रिवीजन कर लो। मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन लगाना। जब मैथ्स पढ़ना तो मैथ्स की थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना, और जितना मन हो उतना क्वेश्चन लगाओ। उसमें जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगे। लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चन लिमिटेड ही लगाओ, लेकिन रिवाइज बार बार करो। ठीक है ना? और फिजिक्स के लिए आधा आधा समय, आधा टाइम रिवाइज करो, आधा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो ये रूल थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे। 100 क्वेश्चन काफी होते हैं बॉस, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूं उस तरीके से तो 100 क्वेश्चन मैं जब डिस्कस करूंगा तो वो लगता है 200-250 के आसपास हो जाएंगे। चलो, अपनी तारीफ बहुत हो गई, आगे चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज डेट ऑफ। जो आयरन मेटल में कोरोजन होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जंक लग जाता है आयरन मेटल में, तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है ये पूछा गया है। तो जरा एक बार वो रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना? जरा एक बार वो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए, जो आयरन होता है ये एटमॉस्फेयर में हमारा पानी के मॉइस्चर हैं, ठीक है ना, और O2 है, इन सब की संगत में आ जाता है। जैसे ही इन सब की संगत में आ जाता है तो क्या होता है कि एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं Fe2O3। और इसके साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल भी जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर जितना पानी के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही पानी के मॉलिक्यूल फॉर्मूले में भी। तो Fe2O3 आप ध्यान से देखो तो यहां पर Fe+3 वाला है, यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है?
फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये Fe+3 वाला है। तो ये फेरिक ऑक्साइड है, ये रस्ट है, और यही जो होता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। अब देखिए इसमें कुछ बातें समझ लीजिए, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, हाँ ठीक है, ये रेडिश ब्राउन होता है। तो ये जो रेडिश ब्राउन होता है रस्ट, ये इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है। ये बना, ये मैंने लिखवाया भी था पढ़ाते समय, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो क्या है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? एक तो ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि इसमें कलर क्या बना। तीसरा पूछा जा सकता है जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है। ठीक ना? तो इस तरीके के कई सवाल बन सकते हैं। तो ये रिएक्शन दिमाग में रखिएगा, ये आपको आगे भी मदद करेगा 11th-12th में। तो क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ये Fe जो था पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन के साथ मिलके Fe2O3 बन गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। रिडक्शन और कॉम्बिनेशन, रिडक्शन नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन। Fe का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए 3 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना, प्रोडक्ट में एक मिला, यानी कि सब मिलके एक कॉम्बाइन हो गए, तो यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मैंने रिएक्शन इसलिए लिखी क्योंकि 2-3 वैरायटी के और सवाल बन सकते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे चलिए। चलिए, द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयली कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन, ये रेंसिडिटी कहा जाता है, सबको मालूम होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पाइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, हम लोग प्लास्टिक के बैग्स में क्या पैक करते हैं एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए? कहने का मतलब ये है कि जब भी पोटैटो चिप्स या कुरकुरे या मिक्सचर के पैकेट ये सब जो होते हैं, इनमें गैस भरा होता है। तो वो गैस किस, उसके अंदर कौन सा गैस होता है? तो उसके अंदर N2 गैस होता है, सभी लोग जानते होंगे ये बात। आगे चलते हैं। A white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid 2। कह रहा है कि H2SO4 के साथ इन चारों में से क्या मिलाओगे कि तुम्हें व्हाइट कलर का पीपीटी मिल जाए? ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है बैरियम सल्फेट के साथ। जब बैरियम सल्फेट प्रोडक्ट बनता है तब मिलता है। तो इसने सल्फेट तो नहीं रखा है, बस आपको बैरियम लाने की जरूरत है, तो यानी कि सी ऑप्शन। ये एनसीईआरटी में लिखा है भैया, ठीक ना, बहुत डिटेल में भी मैंने डिस्कस किया था। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, बैरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, ठीक ना। और ये जो है सो पीपीटी बनता है, ओके। और ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, मतलब सॉलिड रूप में नीचे आके बैठ जाता है। सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी नीचे आकर बैठ जाता है। तो जब भी BaSO4 बने, आप समझ जाइएगा कि व्हाइट पीपीटी बनेगा। BaSO4 के लिए हमें सल्फेट चाहिए और बैरियम चाहिए। अब ये सल्फेट, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन सल्फेट हो, कोई और सल्फेट हो सकता है, जैसे सोडियम सल्फेट हो सकता है। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट हो सकता है, कोई भी सल्फेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बैरियम वाला कंपाउंड होगा, तो ये बैरियम सल्फेट के साथ मिलके बैरियम सल्फेट बना देगा, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, एक व्हाइट पीपीटी विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन साल्ट NaCl के साथ हम इनमें से किसको मिलाएं कि हमें फिर से व्हाइट पीपीटी मिल जाए? क्या मिलाएं हम? तो ध्यान रखिएगा, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है कि NaCl के साथ AgNO3 की रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना। AgNO3 की रिएक्शन जब कराई जाती है तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और AgCl बन जाता है। क्या बन जाता है? AgCl, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का पीपीटी, AgCl। तो यानी कि AgCl भी कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि व्हाइट कलर का पीपीटी होगा।
और बचा हुआ ये और ये इधर बन जाएंगे NaNO3। ओके। अच्छा, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि अब NaCl और AgNO3, बस यहां पे ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें Ag हो और यहां पे ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें कि Cl हो। उसकी रिएक्शन कराओगे, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और वो AgCl बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं तो इसीलिए यही लिखा जाता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल M। 4m + 3O2, ये बन गया। ये M कोई मेटल है, रिएक्शन होके ये बना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो अलग अलग थे, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बने हैं। रिडक्शन हो रहा है, हाँ रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। O का रिडक्शन हो रहा है भैया। आप लोग कहोगे किसका रिडक्शन हो रहा है, तो O का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मेथड से देख लो। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब O यहाँ पे 2- में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन हो रहा है क्या? नहीं। ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्या? हाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अच्छा, इसने मेटल M के बारे में पूछा है कि मेटल M का क्या होगा। ठीक है, तो मेटल M का क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ ही साथ इसका कॉम्बिनेशन भी होगा, क्योंकि मेटल M ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये बन रहा है और मेटल M ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यानी कि मेटल M का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये पूरे ओवरऑल इक्वेशन का पूछता तो हम रिडॉक्स लिखते। क्या लिखते? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक ना? तो कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल M। द इक्वेशन रिप्रेजेंट फॉर मेटल M। हम मेटल M को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी कर रहा है मेटल M ऑक्सीजन के साथ, और चूंकि मेटल M ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ओके, मेटल M। चलिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं किस टाइप का रिएक्शन होता है? अभी पीछे बताया था ना, पीछे मैंने रिएक्शन भी लिखा था ना। सांस लेते हैं तो क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये जो ऑक्सीजन हम लोग पेड़ पौधों से लेते हैं, और हम लोग CO2 बनाते हैं, H2O बनाते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, H2O बॉडी में बनता है और साथ ही साथ एनर्जी बनता है। किस टाइप का ये रिएक्शन है बताइए? किस टाइप का रिएक्शन है? ध्यान से देखिए। एक तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है। तो ये इंडो वाला और इंडो वाला तो काट ही दो, एक्सो है। क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ऑक्सीडेशन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम गेन कर रहे हैं, वो बॉडी में जाके ग्लूकोज के साथ मिल रहा है और प्रोसेस कर रहा है। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो यानी कि 21 का डी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है यहां पे। देखिए, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन एक अगर कहा जाए कि रेस्पायरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? एनसीईआरटी चूंकि इस बात को पता नहीं क्यों दबाता है, वो इस बात को लिखता है सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि देखा जाए तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। O2 का रिडक्शन हो रहा है, O2 का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ये बात नहीं कहता, 10th लेवल पर नहीं कहता, ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। ये बात हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, अभी पीछे पढ़ा था ना, अभी पीछे पढ़ा था, ये व्हाइट कलर का होता है। कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था? हाँ, ये इससे पहले ये AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है ना।
तो ये जो AgCl व्हाइट कलर का होता है, इसको जब सनलाइट मिलती है ना, तो क्या होता है, ये Ag बन जाता है और क्लोरीन गैस को बाय बाय टट्टा कह के निकाल देता है। तो ये जो Ag बनता है, ये ग्रे कलर का बनता है। सोना चांदी पीले कलर का होता है लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो चांदी होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक ना। सेम ऐसे ही AgBr होता है जो कि येलो कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, AgCl व्हाइट होता है लेकिन AgBr येलो होता है। इसको भी जब सनलाइट धूप में रखते हैं तो Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसका आंसर ये। अब इस पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर AgCl की जगह ऑप्शन में अगर इसने AgCl ना दे के AgBr दे दिया होता तो एक दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, AgCl का कलर क्या होगा। चौथा, AgBr का कलर क्या होगा। ठीक ना। इस टाइप के सवाल बहुत सारे बनते हैं यार। मैं अब उतने छोटे छोटे लेवल के सवाल नहीं करवाता हूं, क्योंकि ये चीजें अंडरस्टूड होती है, बच्चों को डिस्कस करने पर भी बार बार दिमाग में आ ही जाता है। तो सवाल ऐसा करवाओ जिससे कि जो पूछा जाए ज्यादा पूछने के चांसेस हो और थोड़ा सा अच्छा हो, मजेदार क्वेश्चन हो। छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैंने भी डाले हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है ज्यादा क्वेश्चन वो डाला जाए जिससे कि 2-3 टॉपिक रिवाइज हो जाए, 2-3 चीजें रिवाइज हो जाए, ताकि किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दो। कंसीडर द रिएक्शन KBr plus AgNO3 KNO3 AgBr, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हल हुआ है, बिल्कुल लो लेवल का सवाल। अरे देख रहे हो, KBr यहां है, AgNO3 यहां है, KNO3 यहां है, AgBr मतलब क्या, K जो है सो NO3 के साथ आ गया और Br जो है सो Ag के साथ आ गया। अब आप कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे हो कि बहुत हेवी हेवी सवाल देते हो और ये छोटा सवाल दे दिए, हाँ, तो ये क्यों मैंने सवाल दिया था उसके पीछे रीजन है भाई, सुन लो। तुम लोग मन में पता नहीं क्या क्या बोलते होगे। सुनो क्यों दिया था मैंने सवाल। इस सवाल को पीछे देने का रीजन था कि मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करना चाहता हूं। क्या ये जो KBr है, AgNO3 है, क्या इनको दिक्कत थी कि ये KNO3 और AgBr बन गए। मतलब इनको आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करने की क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर ये है कि जो K था वो Br के साथ ज्यादा स्टेबल नहीं था, जो Ag था वो NO3 के साथ ज्यादा स्टेबल नहीं था। तो जैसे मैं एग्जांपल एक बार हर बार देता हूं कि जैसे K मान के चलो कोई गांव का है और वो शहर में आया, Br के साथ अटैच हो गया। Ag कोई शहर का है और NO3 गांव में गया और NO3 के साथ अटैच हो गया, तो अट्रैक्शन हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। लेकिन बाद में मालूम चला कि यार हम लोग स्टेबल नहीं है, मजा नहीं आ रहा, रोज झगड़ा होता है, वो तुम रोज हमें मारती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या होगा, ये लोग आपस में कहीं मिलेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे, बीकर में मिलेंगे। KBr इसमें डाला जाएगा और AgNO3 डाला जाएगा, तो K प्लस और Br माइनस अलग अलग घूमेंगे, ये Ag प्लस और NO3 अलग अलग घूमेंगे। घूमेंगे घूमेंगे देखेंगे, अरे हम तो इसके साथ ज्यादा खुश नहीं थे लेकिन इसके साथ हम ज्यादा खुश हैं, और ये कहेगा हम इसके साथ ज्यादा खुश हैं। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे, और अब ज्यादा खुश रहेंगे यानी ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो यानी कि कोई पूछे कि KBr और AgNO3 ये क्या हैं, लेस स्टेबल हैं कि मोर स्टेबल हैं, तो कहोगे ये लेस स्टेबल है, और KNO3 और AgBr ये मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल। एक सवाल इस पे भी बन सकता है। अच्छा, जो लेस स्टेबल होते हैं ना, जो कम स्टेबल होते हैं, वो पागलों की तरह ज्यादा घूमते रहते हैं। वो मतलब बिल्कुल उनके अंदर बेचैनी होती है, यार हम स्टेबल नहीं है, यार हमें दिक्कत हो रही है। जैसे कि आदमी कोई स्टेबल नहीं होता अपने लाइफ में, उसको एक परफेक्ट जॉब नहीं होती, तो क्या चारों तरफ घूमता रहता है जॉब की तलाश में, तो यानी कि वो स्टेबल नहीं होता, ज्यादा उस घूमता रहता है। यानी कि जो लेस स्टेबल होते हैं ना, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जी, चारों तरफ घूमते रहेंगे, परेशान रहेंगे। और जो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, जैसे सरकारी नौकरी वाले, तो वो लोग लेस एनर्जी वाले हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मोर स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। वो सरकारी दफ्तर में कभी जाइए तो वो लोग स्टेबल हैं, वो लोग जानते हैं कि उन लोगों की नौकरी हमेशा के लिए है, तो आराम से काम करेंगे। हाँ बबुआ बताओ क्या काम है,
5 मिनट काम सुनने में, फिर कहा अच्छा रुको आते हैं पान थूक के, 10 मिनट ऐसे ही करके 2 घंटे निकाल देंगे। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 2-2 महीने में होता है। थोड़ी बहुत तो स्थिति अभी सुधार हुई है, लेकिन उतनी सुधार नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। कुछ जगह पर सुधार हुई है, कुछ अब लोग हैं जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरी है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, जो लेस स्टेबल होगा उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, जो मोर स्टेबल होगा उसके अंदर एनर्जी कम होगी। चलिए, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहां डिकम्पोजिशन हो रहा है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है 1, 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाना, ऐसा तो हो नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव होता है, कॉपर को चल निकल, कॉपर को निकाल दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद बैठ गया, कॉपर को अलग हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-3 मिलके एक बन रहा हो, कॉम्बिनेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट, ना ना डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैग्नीशियम अकेला है यहाँ। रिडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट, हाँ रिडॉक्स तो हो रहा है इसमें, इसमें रिडॉक्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, अभी तो डिस्कस कर ही लिया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। रिडॉक्स इसमें हो रहा है, कैसे देखो, मैग्नीशियम पहले अकेले था, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हो गया, यानी मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन अब कॉपर यहां अकेला हो गया, कॉपर यहां अकेला हो गया, इसने कॉपर को लॉस, ऑक्सीजन को लॉस किया, यानी ऑक्सीजन लॉस करना इज द रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, यानी कि ओवरऑल रिडॉक्स हुआ। ठीक ना? आप लोग जानते हो रिडॉक्स, RED मतलब रिडक्शन भी हो और OX यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। तो ये दो, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। क्लियर? सी ऑप्शन। देखिए कितना घुमावदार सवाल है, कितना घुमावदार है ना, हर बार आपको देखना होगा, सोचना होगा। चलो आगे। All the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except मतलब कि उल्टा आंसर बताना है कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि फूड को प्रिवेंट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हाँ ये करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में खाना को स्टोर कर देंगे, हाँ ये भी सही है। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, नहीं, चाहे कितना भी क्लीन हो और कंटेनर को कवर करके रख दो, लेकिन उसको जब एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो उसमें हवा घुसी जाएगी, ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा, खाना खराब हो ही जाएगा, तो ये काम नहीं करेंगे। ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स, नहीं, टचिंग द खाने को बार बार छुओगे, भले ही आपका हाथ साफ हो, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद खराब हो ही जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ही रहा है। तो हमें मेन रूप से खाना को बचाने के लिए हमें वो मेथड चुनना चाहिए जिससे कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो। क्लियर? तो इन दोनों केसेस में से तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, खाने को कवर कर दोगे, रुमाल से तोप दोगे तो वो थोड़ी ना खाना बच जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ, डी पार्ट, 25 का डी। तो 25 क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किया आप लोगों से, और अभी 25 और करने हैं। तो मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने 25 किए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, घूम फिर लीजिए, फिर इसके आगे का देखिएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वरना आगे की चीजें जब आप मैं कराऊंगा ना तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। मैं कंटिन्यू रखता हूं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज ए टाइप ऑफ, ये हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? कोई भी एसिड और बेस हो, ये आप देखते होंगे कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, और क्या होता है, ये जैसे NaCl बन गया और H2O बन गया, ये OH और H एक साथ आ गए और NaCl के साथ चला गया, तो ये क्या होता है, हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स, ये आपको याद करने के लिए मैंने सवाल दिया था
कि फायरवर्क्स में हम लोग कॉपर क्लोराइड का भी यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का भी करते हैं और बैरियम क्लोराइड का भी करते हैं। इसके अलावा एक और है सोडियम नाइट्रेट, ये भी याद रखिएगा। ये टोटल 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका फायरवर्क्स में मेन रूप से यूज किया जाता है। ठीक ना, कभी पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में इक्का दुक्का लिखा गया है ये। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ये सवाल अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। लाइम वाटर आप लोग सभी लोग जानते हो ना, अभी पीछे डिस्कस भी हुआ था। ठीक, इसको जब CO2 से पास करोगे तो क्या होगा? तो लाइम वाटर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 हमने डाला, तो जैसे ही हम, ये बात मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग मार्केट से चूना खरीद के लाएंगे, उसको पानी में मिलाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक ना, और इसको दीवालों पे चिपका देंगे। तो जैसे ही दीवालों पे चिपका देंगे तो ये तुरंत व्हाइट कलर शो नहीं होता, ठीक ना, ये तुरंत व्हाइट कलर शो नहीं होता। व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है लेकिन प्योर व्हाइट में नहीं आता। फिर ये इन्वायरमेंट से CO2 के साथ रिएक्शन करता है और फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O बनता है जो कि वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, ये पूरा अब व्हाइट कलर का बनेगा, PPT बनेगा, ये व्हाइट PPT जो कि हमारे दीवालों पे चिपक जाता है और 1-2 दिन के बाद हमारी दीवार जो है सो व्हाइट कलर शो करने लगता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये मिल्की कलर का हो जाता है, मतलब अब प्योर व्हाइट कलर में आ जाता है, बिल्कुल दूधिया कलर के तरीके इसका हो जाता है। PPT है यानी कि पानी में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, पानी में मिलेगा नहीं। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि लाइमस्टोन टर्न्स मिल्की, ठीक है ना। लाइमस्टोन जो है, ये जो लाइम वाटर ये है आपका, लाइम वाटर जो पहले हल्का व्हाइट कलर का था अब वो पूरा मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा मिल्की कलर हो जाएगा और नीचे व्हाइट PPT बैठ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसके आगे एक रिएक्शन और थी कि ऑन पासिंग एक्सेस CO2, अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में CO2 पास कर दें तो क्या होगा? तो जब हम लोग ज्यादा मात्रा में CO2 पास कर देते थे तो लिमिटेड अगर CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा मात्रा में CO2 पास कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट तक ही रिएक्शन नहीं रुकेगी, बल्कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है और इसके साथ पानी भी है, ये और ज्यादा CO2 मिलने के कारण, ये जो बना हुआ है यहां पे, ये और ज्यादा CO2 मिलने के कारण कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि वाटर में सोलुबल होता है। ध्यान रखिएगा ये बात, कैल्शियम कार्बोनेट इनसोलुबल होता है जबकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में सोलुबल होता है। और जो मिल्की कलर आया था ना कैल्शियम कार्बोनेट का, वो खत्म हो जाएगा, मतलब यहां पे मिल्की कलर डिसअपीयर, बिल्कुल इस रिएक्शन का उल्टा हो गया ये। क्लियर, ध्यान रखिएगा ये बात, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है। When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, तो क्या होता है? चलिए पूरा रिएक्शन ही लिख लेते हैं हम लोग। ये है आपका लीड नाइट्रेट, इसको जब हम लोग स्ट्रांगली हिट करते हैं ना तो ये क्या होता है, लीड ऑक्साइड में टूटता है, NO2 में टूटता है और O2 में टूटता है। ये जो PbO बना लीड ऑक्साइड, ये येलो कलर का PPT बनता है, येलो PPT। और NO2 जो है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स बनता है, जो धुआं बनता है वो ब्राउन कलर का बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्राउन कलर का ये फ्यूम्स बनता है। तो इसने सवाल क्या पूछा है, क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, गलत। एक ब्राउन रेसिड्यू बनता है, गलत। ब्राउन फ्यूम्स बनता है, ब्राउन रेसिड्यू नहीं बनता। रेसिड्यू का मतलब है कि सॉलिड चीज अगर कुछ बैठ जाना। व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, नो। येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, हाँ, येलो कलर का रेसिड्यू जो है सो मिला हमें, हमें क्या मिला, येलो कलर का रेसिड्यू नीचे मिला, यानी डी ऑप्शन। येलो कलर का PPT मिला ना, वहीं रेसिड्यू भी होता है। कंसीडर रिएक्शन,
क्या रिएक्शन है, सोडियम के साथ O2 की रिएक्शन करा दो और सोडियम ऑक्साइड बना दो। पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ सोडियम कितने नीडेड है टू बैलेंस इक्वेशन। देखिए एक बैलेंसिंग का मैंने पहले सवाल कराया था ना, तो उस बैलेंसिंग के सवाल में मैंने PQRS लिख के पूछा था, तो हो सकता है वैसे पूछा जाए, या हो सकता है ऐसे रिएक्शन लिख दें और पूछे कि बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स बने या ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बने, सोडियम के कितने मोल्स बने या सोडियम के कितने मॉलिक्यूल बने। या एक तीसरा लैंग्वेज उनका यह भी हो सकता है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ सोडियम कितना है या कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। अब समझ में आई ना, तो ये सब सेम बातें हैं। यहां से चलिए करते हैं इसको हम लोग मोल्स, कितने मोल्स होंगे सोडियम के, तो पहले बैलेंस कर ले। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम को 2 कर लिया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। अब अगर यहां पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो दोनों तरफ इवन नंबर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 इधर भी 2। लेकिन इस कारण से हमारा सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन सोडियम 4 हो गया ना, तो सोडियम को 4 करने के लिए इसको 2 की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। व्हेन 4 मोल या मॉलिक्यूल, पहले मैं मॉलिक्यूल में पढ़ देता हूं। व्हेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म, या 4 moles of sodium react with 1 moles of O2 then 2 moles of sodium oxide form। ठीक, तो सोडियम के कितने मोल्स बने, 4, 30 का डी। सच पूछो तो इसके आगे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, गला जो है सो मेरा बैठने लगा है अब, लेकिन सोच रहा हूं 50 तक तो करा ही दूं। 31 देखते हैं। कंसिडर रिएक्शन, ये दिया गया है और पूछा गया है मोल्स ऑफ O2 कितने नीडेड हैं। फिर से रिएक्शन दिया गया है और ये तो बहुत इजी है यार, सब कर लोगे तुम लोग। P4 है, P को 4 किया, O इधर 2 है, O 10 है, लो O 10 कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, तो मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 5। विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, इसमें से कौन सा है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हुआ यार, गैस हमने लिया, ऑक्सीजन गैस लिया और उसको एक सिलेंडर में भर दिया, ये तो फिजिकल चेंज हो गया। प्रेशर हम डाल देंगे तो हो सकता है वो लिक्विड बन जाए, लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना, नया कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बना ना, तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। ठीक, कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, ओके। कई बार लोगों को लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। सुनो, पेट्रोल को तुम जब खाली रख दोगे ना, पेट्रोल को जैसे कि ऐसे ही रख दोगे कहीं पे ओपन एरिया में, तो वो उड़ जाता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में बन जाता है। अरे तो वेपर फॉर्म में बन गया लेकिन है तो पेट्रोल ही, ऐसा थोड़ी ना है कि पेट्रोल था और उड़ के पानी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, बस स्टेट चेंज हो गया, पहले लिक्विड फॉर्म में था अब गैस के फॉर्म में हो गया, तो यानी कि ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफिकेशन कर देना, मतलब एयर को, जो एयर है गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में ला देना। अरे भैया तो एयर लो, प्रेशर डाल डाल के उसको लिक्विड कर दो, तो एयर को प्रेशर डाल डाल के लिक्विड फॉर्म में कर दिया तो अभी भी वो है एयर ही, जो एयर H2 है, H2 पे हमने प्रेशर डाल डाल के हमने उसको लिक्विड कर दिया, खूब प्रेशर डाला और कंडीशन वैसा अप्लाई किया, तो है तो अभी वो H2 ही, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, नया प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अरे अब कॉपर वायर लोगे और उसको हीट करोगे, उसको जलाओगे हाई टेम्परेचर पर और एयर के साथ, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना देगा, तो ये केमिकल रिएक्शन है। 33 in which of the given chemical reactions the abbreviations represent the correct state of the reactants and products involved at reaction temperature। कौन सा सही लिखा गया है, तो हम लोग जानते हैं भाई H2 गैस होता है, O2 भी गैस होता है, और
ये H2O लिक्विड बनता है। बैलेंस करने की बात करें तो लो भैया, ये आपका बैलेंस हो गया। देख लो कौन सही लग रहा है तुम्हें, ये वाला सही लग रहा है, खत्म। 33 का सी, ठीक है। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर ए फ्यू मिनट्स वी विल ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करोगे जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बात पढ़ी थी, पूरा रिएक्शन में लिख देता हूं। ये आयरन है, इसको जब हम लोग कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखिएगा, कलर भी पूछा जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कॉपर लेस एक्टिव होता है तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। और जो FeSO4 बनता है ना, ये लाइट ग्रीन कलर का बनता है। मतलब ग्रीन तो होता है लेकिन हल्का ग्रीन होता है, ज्यादा ग्रीन नहीं होता। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। वाय बुर्बक, हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे। कह रहा है कि सॉल्यूशन का कलर जो है सो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, नया कलर बन रहा है। कह रहा है कि आयरन नेल्स के सरफेस पर ब्लैक कोटिंग आती जा रही है। नहीं, आयरन नेल्स के ऊपर ब्लैक नहीं आती है, आई थिंक ब्राउन आती है। ठीक है ना, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आने लगती है जब ये काम करते हैं। तो ब्राउन कलर डिपोजिट होने लगता है आयरन नेल के ऊपर, जो कि कॉपर ही होता है, एक्चुअल में कॉपर ही उसके ऊपर डिपोजिट होता है। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। हाँ, ये सही है, लाइट ग्रीन लिख देता तो और अच्छा होता। चलिए, कह रहे हैं कि X है जिसको कि मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज करने पर रेडिश ब्राउन बना और एक न्यू कंपाउंड बना। ये भाई अभी मैंने कराया था। आयरन की रिएक्शन O2 और XH2O के साथ कराओगे तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O बनेगा। सही, यानी कि फर्स्ट पार्ट। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये पूछ रहे हैं। ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या ये? हाँ, कंबाइन तो हुआ भाई, अरे कंबाइन ही तो हुआ। ओके, क्या ये रिडॉक्स है? अच्छा देखिए, अगर देखा जाए तो ये रिडॉक्स है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये रिडॉक्स है, यानी कि इसका ऑप्शन ए भी होगा और बी भी होगा। एक्जोथर्मिक तो नहीं है क्योंकि हीट एनर्जी नहीं निकलती, ठीक है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन भी है, रिडॉक्स भी है। तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन इसमें एक कोई नहीं होना चाहिए था। यहाँ रिडॉक्स की जगह आप क्या कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ इसमें रिडॉक्स भी हो रहा है। क्योंकि देखो, हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीजन पहले अकेला था, अब इसको हाइड्रोजन मिल गया, तो ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन का आ जाना रिडक्शन होता है, यानी कि O2 का रिडक्शन हुआ और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिडॉक्स तो हुआ। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई। कौन कौन से तरीके से रेंसिडिटी को हम लोग रोक सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, गुड, रोक सकते हैं। लाइट से अवे रख के, हाँ। स्टोर कोल्ड, इसीलिए तो कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में रख के, हाँ, सारे ऑप्शन सही है। या N2 गैस के साथ खाना को पैक करके, वो भी हो सकता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेन्यूलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट। तो पहले तो हम लोग कर लेते हैं, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं जरा। लिखिए, HCl डाइल्यूट है, जिंक के साथ रिएक्शन करो। क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि जिंक हायर एक्टिव होता है और हाइड्रोजन लेस एक्टिव? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस इधर बन जाएगा। क्लियर? तो कह रहा है कौन सा इसमें बात सही है? तो सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, अरे मिल्की तो कैल्शियम वाले में होता है, कार्बोनेट वाले में। पंजेट इन स्मेलिंग गैस, नहीं, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस मिलता है। H2 जो होता है ना, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और इसको जब हम लोग
बर्न करते हैं तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। ये 3 प्रॉपर्टी याद रखिएगा H2 को पहचानने का, कलरलेस, ऑर्डरलेस और साथ ही साथ पॉपिंग साउंड, जब इसको हम बर्न करेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? कौन सा इसमें सही लिखा गया है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, क्योंकि आयरन यहां अकेले था, अब ऑक्सीजन के साथ है, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, H2O पहले ऑक्सीजन के साथ था लेकिन अब ऑक्सीजन को लीव कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी कि यस, यहां पे वाटर रिड्यूस्ड हुआ। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, मैंने बोला भी था डायरेक्ट याद करने का, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O का क्या हो रहा है? H2O का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ये A, B और D, A, B और D, C ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, चारों के चारों, मैं चारों डिस्कस कर रहा हूं। कह रहा है कि इसमें एक्सोथर्मिक कौन सा है? चारों डिस्कस कर लूंगा तो इंडोथर्मिक भी पहचान जाओगे। मान के चलो कभी आगे फ्यूचर में आ जाए कि बताओ इनमें से इंडोथर्मिक कौन सा है, ठीक है ना? तो चारों डिस्कस कर लेते हैं। कहता है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। ये 50 बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक जो होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज होती है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, 10 बार बोल चुका हूं मैं कि डाइल्यूशन, जब हम लोग एसिड या बेस में पानी मिलाएंगे, बेस हो या एसिड हो उसमें पानी मिलाएंगे, तो 100% है कि एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। कह रहा है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करना है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर को इवेपोरेट करना है मतलब वाटर को हमें गैस के फॉर्म में लेकर जाना है, वेपर के फॉर्म में। तो कैसे लेकर जाओगे? वाटर को हीट करोगे, ठीक है ना? मेरे घर पर भी खाना बन रहा है, सीटी की आवाज आ रही होगी। तो वाटर को जब हीट करोगे तभी तो वो गैस के फॉर्म में जाएगा। तो यानी कि यहां पे हम हीट दे रहे हैं, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई? एक मिनट, तुम्हें क्या हो गया? ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? ये इंडो हो गया, इंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं तब जाकर वाटर का वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में बन रहा है। अच्छा, कैम्फर जो होता है ना, क्रिस्टल्स के रूप में होता है, सब्लिमेशन इसका करेंगे तो क्या होगा? सुनिए, जब हम लोग सब्लिमेशन क्या होता है पहले ये बताइए। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड डायरेक्ट बन जाना, लिक्विड स्टेट आए बिना। मतलब कोई भी चीज अगर गैस से हमें सॉलिड बनाना है तो गैस से पहले हम लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं। जैसे बर्फ है तो बर्फ का टुकड़ा पहले पिघला के पानी करेंगे, फिर पानी को वेपर बनाएंगे। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से हम लोग गैस बना देते हैं और गैस से सॉलिड बना देते हैं। तो कैम्फर क्रिस्टल्स के रूप में है, सॉलिड के रूप में है, इसको हमें सब्लिमाइन करके सब्लिमेशन प्रोसेस से गैस के फॉर्म में लेकर चले जाना है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी ना, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये भी इंडोथर्मिक हो गया। तो ये चारों डिस्कस किया मैंने इसलिए कि इस पे भी 5 तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इंडो है कि एक्सो है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सो है कि इंडो है, या यहाँ पे एक्सोथर्मिक को काट के इंडोथर्मिक पूछ सकता है। बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो बताओ इसमें एक्सोथर्मिक कौन कौन सा है? पहला एक्सो है, दूसरा है एक्सो है, यानी कि ये बी पहला पार्ट। 10 क्वेश्चन और है, फटाक से कर लेते हैं। 41। देखिए ये सवाल एक्चुअल में मैंने हटाया नहीं है, लेकिन ये सवाल आपके लेवल का नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ 11th, चैप्टर नंबर 11th में। ये जब दूसरा किताब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिर वहां पे पढ़ना होता है। 2 किताब होते हैं केमिस्ट्री के,
तो जो सेकंड पार्ट है ना, उसका पहला चैप्टर जो है उसी में ये डिस्कस है। तो यहां आपको नहीं करना है, ये गलती से सवाल यहां आ गया है। हालांकि इसका आंसर ए होगा। आप लोग अगर इंटेलिजेंट हो तो सोच लीजिएगा इसका, वैसे नहीं करना इसको। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, क्योंकि इसको स्लैक लाइम बोला जाता है, या पानी में मिला देते हैं तो लाइम वाटर भी बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म लाइम वाटर। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है? क्या ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। पीएच कितना होगा भैया? मोर देन 7 या लेस देन 7? तो ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, तो बेसिक है तो इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, तो एक्सोथर्मिक है और इसका पीएच 7 से ज्यादा है। बी और सी, ये पार्ट बी वाला। बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, पता नहीं ये कितनी बार आएगा, कितनी बार अभी रिएक्शन इस हम लोग ये कर चुके ना। अमोनियम सल्फेट, ये रहा अमोनियम सल्फेट, फॉर्म्स बैरियम सल्फेट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो रही है। जैसे ही बैरियम सल्फेट आया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि व्हाइट पीपीटी बन गया। क्या बन गया? व्हाइट पीपीटी। और उसके अलावा जो अमोनियम क्लोराइड है वो इधर अमोनियम क्लोराइड अपना बन जाएगा। तो कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। ये कॉम्बिनेशन है? नहीं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि पीपीटी बन रहा है। तो पीपीटी बनता है ना, तो एक हम नया नाम जोड़ देते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अगर ऑप्शन में हो तो उसको भी इंक्लूड करना। तो यानी कि बी और डी, यानी कि इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा डी वाला। ठीक, 43 का डी। ये सवाल देखो, अरे ये तो मेरा चेहरा ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस? ध्यान से देखो, ये चारों भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से। सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करोगे तो ये एक्सो होगा, क्योंकि किसी भी एसिड या बेस का करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा। ड्राई आइस का सब्लिमेशन कर रहे हो, ड्राई आइस मतलब कि हमारे पास आइस है सूखा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब्लिमेशन, यानी कि उसको सब्लाई करके इसको हम लोग गैस के फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें हीट देना पड़ेगा। तो यानी कि ये इंडोथर्मिक हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। मतलब ये वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाना, ये कहलाता है कंडेंसेशन। तो जरा मुझे बताइए, वाटर वेपर जो होता है इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी कि लिक्विड के पास ज्यादा होगी? वाटर वेपर के पास ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर वेपर जो है सो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, लेस स्टेबल होगा। जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो लेस स्टेबल, वो चारों तरफ घूमता रहेगा, वो चारों तरफ घूमता रहेगा, परेशान रहेगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो हवा में इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन जब उसको हम लिक्विफिकेशन करेंगे तो जब वो लिक्विड बनेगा तो एक जगह बैठ जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यानी कि जो ज्यादा एनर्जी यहां पर था वो एनर्जी निकल जाएगी। यानी कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है ना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन, वाटर को हमने इवेपोरेट कर दिया, मतलब कि उसको गैस के फॉर्म में लेकर चले गए, तो वाटर को हीट करेंगे तभी तो गैस के फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो यानी कि उसको हीट देना होगा, यानी कि इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक कौन कौन सा है? बी है और डी है, तो बी और डी, बी और डी, बी और डी, लास्ट ऑप्शन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट, लीड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? PbSO4 होगा, बताने की जरूरत नहीं है।
ऐसे भी पूछ सकते हैं, किसी का फॉर्मूला भी वो लोग पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 46, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट टू गिव लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि बैलेंस करना होगा और तब हमें करना होगा। तो चलिए पहले तो रिएक्शन लिख लें। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Pb+2 में होता है और NO3 -1 में होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग हिट करेंगे PbO बन जाएगा। PbO अभी पीछे भी बना था येलो कलर का, याद आया, येलो PPT सॉलिड, और साथ ही साथ NO2 गैस बनेगा और O2 गैस बनेगा, NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम्स। अब इसको बैलेंस करो और बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या होगा। मैंने बोला था ना कि वो कोफिशिएंट भी पूछ सकता है, मोल्स भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है। तो जरा इसको बैलेंस करो। अब मैंने ये सवाल इसलिए रखा था कि इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, ये जो NO3 है ना, ये NO3 प्रोडक्ट की तरफ नहीं है। तो यानी कि अब NO3 को भी हमें अलग अलग मानना होगा। हमें यह मानना होगा कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है। और अगर NO3 इधर भी होता और इधर भी होता, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में या डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ आयन का चेंज हो जाता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि NO3 को हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड तोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक ही कंसीडर करेंगे। क्लियर? जैसे इस केस में देखिए, यहां पे सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, ठीक ना। यहां पे NH4 2 है, यहां पे NH4 2 है, तो NH4 को अब एक ही मानो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन 2 है ही, बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। अब हो गया। अब इसमें तुम क्या करोगे, अगर तुम सोचोगे कि हम नाइट्रोजन को अलग करें, हाइड्रोजन को अलग करें, सल्फर को अलग करें, ऑक्सीजन को अलग करें, तो फंस जाओगे बैलेंस करने में। इसीलिए अगर कोई एक मॉलिक्यूल कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फाइड टाइप, अगर रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी सेम सेम है, तो उसको एक ही एटम मान के और दोनों साइड बैलेंस कर डालो। जैसे हमने अमोनियम को एक ही माना और इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमोनिया का टोटल 2, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2 है ही। तो यहां पे तो ऐसा नहीं है, यहां पे NO3 जो है वो टूट गया है NO2 में, तो अब अलग अलग मानना पड़ेगा। तो चलो Pb 1 है तो Pb 1 है, N 2 है, क्योंकि एक यहां N है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो टोटल N 2 है, तो N को टोटल 2 कर लो, ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो PbN हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन यहां पे हो गया 4 और यहां पे 2, 6 और यहां पे 1, टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पे टोटल 6 है। फिर से वो ऑड इवन वाला मामला गड़बड़ा गया। तो अब क्या करोगे, जहां पे जिस कारण से इवन हो रहा है ना, ऑड हो रहा है ना, उसको इवन कर लो। तो इस एक ऑक्सीजन के कारण हमारा सारा मामला खराब हो रहा है, तो इसको 2 कर लो। अब ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, लेकिन Pb भी 2 हो गया, तो Pb 2 कर लो। Pb को 2 करने के चक्कर में अब नाइट्रोजन 4 हो गए ना, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे 2 और ये 2, 4 हो गए टोटल। तो नाइट्रोजन 4 हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 2 के बदले। अब ऑक्सीजन देखो, 3 दूनी 6 और ये 2, 12 टोटल ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर की तरफ 2 ऑक्सीजन, और इधर ये 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 8 2 10, 2 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। तो यानी यहां भी 12 और यहां भी 12, बात खत्म। तो कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, 4। ये बहुत बेहतरीन रिएक्शन है बैलेंसिंग का, ठीक है ना। अगर ये सवाल करने में आपको दिक्कत हो रही है, यानी बैलेंसिंग पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, बैलेंसिंग पर 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल। हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सनलाइट के संपर्क में ना आए, और सनलाइट के संपर्क में आ जाएगा तो हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सो क्लोरीन गैस उड़ के सिल्वर बच जाएगा। तो अगर हमें सिल्वर क्लोराइड ही रखना है, तो हमें उसको डार्क कलर बोतल में रखना होगा, सनलाइट के एक्शन से बचाने के लिए।
अब देखिए, अब मैं ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के 2-3 सवाल डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्ट। इसका ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, और डायरेक्ट करने से फायदा ये होगा कि आप लोग खुद सोच लीजिएगा, ऑप्शन बना के इससे 10 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं 2-3 सवाल सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं तो बच्चे ज्यादा फंसते हैं। देखिए, ये रिएक्शन लिखी गई है, इसमें ये पूछा गया है कि बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना और रिड्यूज होकर क्या बना। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूजिंग एजेंट कौन है। मतलब 6 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। MnO2 यहां पे है और यहां पे MnCl2 है। मतलब ये कि इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। Mn ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस करना इज द रिडक्शन। हाइड्रोजन के बारे में बात करो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ था, लेकिन अब इधर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्लोरीन छोड़ दिया और ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कि HCl का हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, क्लोरीन को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को गेन कर लिया। गेन ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl, और ऑक्सीडाइज्ड होकर बना क्या, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, Cl2 बना। और हम लोग कहेंगे MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 का रिडक्शन हुआ और MnO2 रिड्यूस्ड होकर बना क्या, तो MnCl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यानी कि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है, यानी MnO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा MnO2 और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और भी एक सवाल मैं डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। ये 4 होते हैं और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के बाद ये बनता है। ये अभी बैलेंस भी किया था हम लोगों ने, इसको अभी हम लोगों ने बैलेंस भी किया था ना, ठीक है। देखो, सोडियम पहले अकेला था, फिर से वहीं मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला बात कर रहा हूं। सोडियम अकेला था, अब इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na2O। सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम ऑक्साइड, ओके। सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। कैसे, समझो। ऑक्सीडेशन जो था मैंने डिस्कस भी किया है, फिर भी बता दूं कि ऑक्सीडेशन तो था, इसके पास पहले 2 ऑक्सीजन थे, मतलब एक ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल के था। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे मात्र एक ही ऑक्सीडेशन है, मतलब एक ऑक्सीजन का इसने लॉस किया होगा ना, तो एक ऑक्सीजन को इसने लॉस किया होगा, तो यानी कि इसका हो गया रिडक्शन। तो यानी O2 इज रिड्यूस्ड टू Na2O, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ सोडियम ऑक्साइड में। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, ठीक है। एक लास्ट सवाल, 50वां सवाल मैं कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, ये भी मैं ऐसे ही नॉर्मल करा रहा हूं, इसमें भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। मैं करा रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जैसे जिंक की रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जिंक की रिएक्शन मैंने HCl से करा दिया तो ये बन जाएगा। मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से करा दिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा।
मैंने आयरन की रिएक्शन HCl से करा दिया तो ये आयरन क्लोराइड बन जाएगा। मैंने कॉपर की रिएक्शन HCl से करा दिया, मैंने कॉपर की रिएक्शन HCl से करा दिया तो क्या ये कॉपर क्लोराइड बनेगा? तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर ज्यादा एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है हाइड्रोजन से। तो पहला सवाल तो यहीं फंसाया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, कॉपर लेस एक्टिव होता है हाइड्रोजन से कम एक्टिव होता है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में आते जाते हैं, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है, और फिर उसके बाद सोना चांदी वाले आते हैं। तो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव होता है कॉपर, तो कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को निकाल दे, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, ऊपर वाले जो दो तीन रिएक्शन हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि इनमें कौन सा रिएक्शन सबसे फास्टर होगा और कौन सा रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होगा, कौन सबसे जल्दी H2 गैस बना देगा। दूसरे टाइप में यह सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सबसे जल्दी H2 गैस बना देगा और कौन H2 गैस सबसे लेट में बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वहीं तो HCl से फटाक से रिएक्शन करके और सबसे जल्दी बना देगा। तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज मालूम हो तो उसमें यह बात लिखवाई गई थी कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद कॉपर आता है। या कॉपर तो मतलब ये करेगा ही नहीं, तो कॉपर सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर पूछे रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, मतलब कौन है जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा इन तीनों चारों में, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसमें HCl मैंने नहीं लिया था। मैंने सब में HCl ले लिया और इसको अलग अलग कर लिया। तो सबसे जल्दी मैग्नीशियम करेगा, देन जिंक करेगा, देन आयरन करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम सबसे ऊपर रहता है। तो मैंने आज 50 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं आप लोगों से, ये जो मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 50 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। मन हो तो अगर आपने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया था कंसेप्ट को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर पहले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एक बार एग्जाम के समय भी फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब इस लेक्चर को भी, इसमें क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए गए हैं 1.5 घंटे में, 1 घंटा 32-33 मिनट हो गया ना, तो आप सारे क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा फिर से दोबारा तिबारा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि केमिस्ट्री में नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उतना काफी है। 50 मैंने करवा दिया, 50 फिर मैं करवाऊंगा। एसर्शन रीजन टाइप और केस बेस्ड स्टडी टाइप और डायग्राम रिलेटेड। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।